क्या होती है। सॉल्यूशन का जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हेनरी लॉ है। बच्चे हेनरी लॉ पढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैन। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। आइए हम स्टार्ट करते हैं हेनरी लॉ। बच्चे हेनरी लॉ पढ़ने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आपको पढ़नी पड़ेगी। क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बच्चे सॉल्युबिलिटी का मतलब होता क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या है? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो बच्चे देखो, गैस को लिक्विड में सॉल्युबल करते हैं। ध्यान से देखो, गैस है, आप ले सकते हो CO2 है, और वाटर ले सकते हो, लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये हो गया गैस है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि कितनी गैस एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है। बेसिक मीनिंग जो होता है इसका मैं बता देता हूं कि कितनी गैस कितनी वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर या यदि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। बट अगर प्रॉपर डेफिनेशन के अगर हम जाते हैं, वो क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ गैस in cc per cubic centimeter that dissolve in unit volume of liquid, unit volume of liquid at a given temperature। क्योंकि टेम्परेचर का भी इंपॉर्टेंस है। at a given temperature, वो कहता है कि it is the amount of gas in cc, कितने सीसी का गैस एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। आप 1 सीसी ले सकते हो, बहुत छोटा हो जाएगा, बट आप 100 सीसी भी ले सकते हो। कोई भी यूनिट आप मान सकते हो, 1000 सीसी ले सकते हो। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड के अंदर कितने सीसी की गैस, लेकिन अप टू इट्स सैचुरेशन पॉइंट ध्यान देना है। लेकिन यहां पे हम ये भी ध्यान देना है कि अप टू इट्स सैचुरेशन पॉइंट, उसकी सैचुरेशन पॉइंट तक, लेकिन कितनी गैस एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है एट गिवन टेंपरेचर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्लियर? और हम देखते हैं तो कौन-कौन से फैक्टर इस सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करता है। सॉल्युबिलिटी को कौन-कौन सी फैक्टर्स कंट्रोल करता है? नंबर 1 है कि नेचर ऑफ गैस, नंबर 2 है टेम्परेचर, जो नंबर 3 फैक्टर जो आएगा दैट इज प्रेशर। क्लियर? 3 चीजें, गैस का नेचर है, टेम्परेचर है एंड प्रेशर है। समझ पाए? तो नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय नेचर ऑफ गैस? द नेचर ऑफ गैस एक पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। नंबर 1 इज नेचर ऑफ गैस। बच्चे, नेचर ऑफ गैस का मतलब होता है कि ये पोलर या नॉन पोलर है। क्या है? ये पोलर गैस है या नॉन पोलर गैस। क्लियर? सो पोलर का मतलब आपको ये समझ आ जाता है कि भाई पोलर का मतलब इसके डाइपोल मोमेंट है, वो पोलर है। इसके डाइपोल मोमेंट 0 है, वो नॉन पोलर है। तो इससे कौन-कौन सी गैस हम देख सकते हैं कि पोलर है, कौन-कौन सी नॉन पोलर है। ना पोलर में आपका NH3 आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, ठीक है, HCl भी आ जाएगा। ये सारे पोलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। बट अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं तो यहाँ पे H2 है, N2 है, O2 है, ये सारे के सारे गैस नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। अब ये कैसे सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उस चीज का अगर हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर कैसे डालेंगे? नहीं, हमने एक वर्ड तो पढ़ा है भाई, लाइक, डिसॉल्व, लाइक है, लाइक, डिसॉल्व, लाइक। इसका मतलब क्या है? लाइक, डिसॉल्व, लाइक का मतलब क्या होता है? अगर पोलर गैस है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अगर वाटर जो है पोलर है, यहाँ पे देखो वाटर जो है ये पोलर लिक्विड है,
पोलर सॉल्वेंट है और CO2 भी पोलर है, तो इसलिए लाइक डिसॉल्व लाइक, क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक। बट अगर मैं बात करता हूं कि N2 है या O2 है, इतनी डिसॉल्व नहीं होंगी, लेस क्वांटिटी में डिसॉल्व होंगे, वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में डिसॉल्व होंगे, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन थोड़ा बहुत होता है, नाइट्रोजन भी होती है, इसका मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी वेरी कम। तो इसका मतलब क्या है ना, जो पोलर गैस होती है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाता है। अब हम सेकेंड फैक्टर की जो हम बात करते हैं दैट इज टेम्परेचर है। ना टेम्परेचर का मतलब क्या है ना, आपको पता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको पता है केल्विन में भी आप लेते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन है। इस टाइप से चाहे आप सेल्सियस में लो चाहे आप केल्विन में लो, है तो टेम्परेचर ही है, समझ गए। बट इस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। बच्चे देखो 3 टाइप ऑफ इफेक्ट है, कितना ना, इसकी एक इफेक्ट के बारे में जो हम बात करते हैं कि टेम्परेचर का ना, अगर गैस है, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, यहां फिर 3 टाइप के नाम एक ही होगा क्योंकि वो तो उसमें था। तो इसमें देखो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बच्चे देखो एक लिक्विड है, वाटर है, लेकिन दिस इज वाटर है और इसमें CO2 गैस डिजल्व है, जैसे आपने वहां पे लिखा CO2 गैस डिजल्व, क्लियर। और CO2 गैस को डिजल्व ऑलरेडी पानी के अंदर या वाटर के अंदर है, क्लियर। मैंने इसको टेम्परेचर या हीट दिया, जब मैं हीट दूंगा उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो CO2 गैस है या O2 गैस है, कोई सा भी गैस पहले अगर डिजल्व है, ये क्या करेंगे ना, ऊपर जाने लगेंगे, यहाँ ऊपर चले जाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर जाने लग जाएंगे। तो इसका मतलब जितनी पानी के अंदर है उतना सॉल्युबल है, बट जितना नीचे है उतना सॉल्युबल है, बट जितना ऊपर जाएगा उतना सॉल्युबिलिटी क्या होगी ना, कम हो जाएगा। समझ पा रहे? तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर देने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगा, समझ आया। दूसरी बात आपको बता दूं कि ना, solubility of gas in a liquid is an exothermic process। क्या है, is an exothermic process, समझे। तो solubility of a gas in a liquid क्या है, एक exothermic process, मतलब ऑटोमेटिकली हीट रिलीज होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई गैस प्लस सॉल्वेंट है, क्या देगा, सॉल्यूशन है कि नहीं, प्लस हीट, ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक है। क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक के लिए चैप्टर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर मैं फिर से अगर इसको टेम्परेचर देता हूं तो रिएक्शन बैकवर्ड वर्क करता है, पीछे की तरफ काम करता है, तो जिसकी वजह से क्या होती है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, क्लियर। अब हम जाएंगे थर्ड जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमारा हेनरी लॉ आ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है ना, हमारी हेनरी लॉ आएगा। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलना नहीं है, और अपने दोस्तों तक रिश्तेदार तक भाई जितने लोग जानते हो भाई इसका शेयर कर दो। अब हेनरी लॉ की बात हम करते हैं कि हेनरी लॉ क्या है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर आता है हेनरी लॉ, किसका ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड है कि नहीं, एक गैस और लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा, उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, समझ पा रहे।
तो हेनरी लॉ का, बच्चे में ध्यान से सुनो, मैं बता देता हूं कि हेनरी लॉ का दो डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन क्या है? पहला डेफिनेशन क्या कहता है? Now the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to its partial pressure at a गिवन टेम्परेचर, अगर फिक्स टेम्परेचर को रखते हुए, समझ आया? तो इसमें ध्यान से समझना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कभी कभी टकराता है बोर्ड में या जेई में या नीट में। अब ध्यान से देखो, सपोज मैं एक गैस O2 लेता हूं, ऑक्सीजन, दूसरा गैस नाइट्रोजन ले लेता हूं। अब इस समझ के लिए मैंने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ये हमारा पानी है भाई, पानी है। क्या है? पानी है। तो इस गैस, ऑक्सीजन वाला गैस, इसके अंदर कितनी डिजल्व होगी और नाइट्रोजन वाला कितनी डिजल्व होगा? नाइट्रोजन वाला गैस कितनी डिजल्व होगी? समझ पा रहे? तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी गैस ज्यादा डिजल्व होगा, न जिसकी प्रेशर ज्यादा है, आप कह सकते हो पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। अगर एक ही गैस होता तो मैं सिर्फ प्रेशर की बात करता, बट मोर देन वन गैस जब हो जाती है तो हम इंडिविजुअली प्रेशर या पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। समझ आया? तो इसलिए सॉल्युबिलिटी जो है कि नहीं, वो x a मोल फ्रैक्शन में लेते हैं, तो इसलिए x से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Pa। सॉल्युबिलिटी को किससे मेजर करते हैं? ना x से या chi a, बट chi भी लाइक दिस, जो भी कंपोनेंट होगी। सो मैं बात करूंगा कि ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, ना जितनी इसकी पार्शियल प्रेशर है। नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कितनी होगी? x(a)(x(O2), ना जितनी इसकी पार्शियल प्रेशर है, जितनी भाई हवा भरोगी बैलून उतना फूलेगा। ये याद रखिए भाई, ठीक है बच्चों? जितनी हवा बैलून में भरोगी उतना बैलून बड़ा होगा। उसी तरह जितना इसकी प्रेशर है उतना ज्यादा ये सॉल्युबल होगा। समझ पाए? तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां पे हटा दूं, दैट इज के डैश इनटू P। क्लियर? दिस इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है हेनरी लॉ का सेकंड डेफिनेशन। ज्यादातर जब भी एग्जाम में हेनरी लॉ लिखने के लिए आएगा भाई, ये वाला डेफिनेशन को लिख देना 2, क्योंकि अब एनसीईआरटी में इसी का ही दिया गया है, बल्कि दोनों दिया गया, बट आपको एग्जाम में ये वाला लिखना है। और दूसरा डेफिनेशन जो है बच्चों, इस जो है डेफिनेशन का रिवर्स है। इस डेफिनेशन का क्या है? रिवर्स है। दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है? उल्टा है। The partial pressure of a gas is directly proportional to mole fraction of that gas in solution by liquid। अब जस्ट रिवर्स की बात यहां पे हम देखते हैं, वो कहता है कि पार्शियल उल्टा हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। यहां पे क्या उल्टा होगी?
ना यहाँ पे मैं बता दूं ना, फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, PA इज इक्वल टू KH इनटू X है, रिवर्स है। वो कहता है ऑक्सीजन पहले से पानी में है, ऑक्सीजन जो है पहले से पानी के अंदर है, या नाइट्रोजन पहले से पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर पहले से ही सॉल्युबल है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे बोल रहा। मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर देता हूं, चलो देखो, ये है वाटर है, इसमें ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी। जब मैंने है कि नहीं इसको थोड़ा सा कुछ है कि नहीं टेम्परेचर वगैरह दिया तो ये ऑक्सीजन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ऊपर। भाई टेम्परेचर दिया तो भाई उसको उड़ना है, उसको उड़ना है, किसको? ना ऑक्सीजन को। कहां से उड़ेगा? अंदर से ऊपर को जाएगा, नीचे से। तो यहाँ कितनी ऑक्सीजन होगी भाई और यहाँ कितना नाइट्रोजन होगा? पार्शियल प्रेशर दोनों की कितनी होगी ना, जितने मोल फ्रैक्शन का अंदर है उतनी ही प्रेशर होगी। समझा भाई? जितना भाई है कि नहीं, थोड़ा जोक करने का मन कर रहा था लेकिन मैं वो जोक नहीं करूंगा अभी। लेट इट। सो जितना भाई चीनी डालोगी उतना ही मीठा होगा। लेकिन लस्सी बनाते समय घर में क्या करते हैं? चीनी को भी डालते नहीं डालते? न डालते ही है। जब चीनी को डालते तो क्या होगी? क्या होगी? कितनी मीठा होगी ना, जितना चीनी डालोगे उतनी मीठा होगी। जितना भाई ऑक्सीजन होगा उतनी ही प्रोड्यूस होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसलिए P is directly proportional to X है या P is equal to KH into X है। KH जो होता है ये हेनरी कांस्टेंट है भाई, हेनरी कांस्टेंट है KH, इसलिए H लिखते हैं। बच्चा क्या करता है? कभी कभी KH ऊपर को लिख देता है, कभी कभी लेकिन सामने से भी लिख देता है। अरे ऐसा नहीं है, K मतलब कांस्टेंट है, थोड़ा सा नीचे इसको लिखो है कि काफी सारे बच्चों को देखो कोई कुछ भी लिख देता है, कोई कुछ भी लिख देता है, ऐसा नहीं है भाई, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। सो हेनरी कांस्टेंट हो गया KH। अब हम आएंगे KH के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर लेंगे, KH के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर लेंगे। KH होता क्या है भाई, इस डेफिनेशन को तो बचा के रखना है सेकंड वाले को, क्योंकि यही तो मेन है। आयम KH क्या है ना? KH हेनरी कांस्टेंट है भाई, हेनरी कांस्टेंट है। क्या है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH। सबसे पहला पॉइंट जो कहता है केस में कि इट इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। इट इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है? काफी बच्चों को समझ ही नहीं आता भाई, फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, क्या क्या लिख दिया बुक में। क्या मतलब? फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस का मतलब है अगर आपके पास O2 है, इसका KH की वैल्यू फिक्स, N2 है, इसकी भी KH की वैल्यू कुछ है, अगर CO2 है, इसका भी KH की वैल्यू समथिंग है, सबका बुक में लिखा हुआ है, सबकी वैल्यू अलग अलग है। एनसीईआरटी में जाओगे तो दिख जाएगा। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है? इनकी KH की वैल्यू से वो कौन सी गैस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब KH की वैल्यू से कौन सी गैस हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। दूसरी बात बच्चे, ये फार्मूला को मैं छोड़ने देता हूं, अभी काम की है। सेकेंड पॉइंट की जो मैं बात करता हूं बच्चे देखो, PH इक्वल टू KH इनटू X है, पर खाली KH इक्वल टू कितनी होगी ना, P अपॉन X है। इसका मतलब क्या है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। लेकिन अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी
कम हो जाएगा, ये ध्यान देना है। KH की वैल्यू ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। कई बार सवाल पूछ देता है भाई हीलियम का सबसे ज्यादा होता है कि नहीं, तो N2A, H2A, O2A इस टाइप की सीक्वेंस ही है, लेकिन सबसे ज्यादा KH की वैल्यू इसी का हाई KH है। सीक्वेंस याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आता है, तो हाई KH इसकी होती है हीलियम की, तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, लो है। अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो आप एक आइडिया तरीका बताता हूं, आप उसको याद कर सकते हो। जो नॉन पोलर गैस होती है उनकी KH की वैल्यू ज्यादा होती है और सॉल्युबिलिटी कम होती है। फिर से बता रहा हूं, जो नॉन पोलर गैस होते हैं उनकी KH की वैल्यू ज्यादा होती है और सॉल्युबिलिटी कम होती है। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब टेम्परेचर देते, यहां देखो KH के जगह में T लिख दिया, टेम्परेचर लिख दिया है कि नहीं, T, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब KH और टेम्परेचर भाई भाई है, KH और टेम्परेचर दोनों भाई भाई को आ जाएगी। जो KH का काम है वही टेम्परेचर का भी काम है, तो KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इस 3 पॉइंट का आपको याद रखना है, कभी कभी है कि नहीं, जेईई में भी क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, रीजनिंग में, सर्टेन रीजनिंग में, नीट में भी पूछ लेता है, ये ध्यान रखना है। आजकल तो MCQ कर दिया भाई 18 क्वेश्चन है CBSE वालों ने, तो इसलिए ध्यान देना है कि ये सारे थ्योरी भी काम की है। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का क्या क्या लिमिटेशन है भाई, हर चीज का लिमिटेशन आ जाता है, ये बड़ा दुख की बात है, हर चीज का भाई लिमिट आ जाता है। पहला होता है एप्लीकेबल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। एप्लीकेबल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्लियर? सो कैसा क्यों है भाई, हेनरी पागल था क्या है? बच्चा सोच रहा होगा कि भाई हेनरी पागल था, ऐसा बोल दिया, नहीं। क्या रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? यहां पे देखो रीजन क्या है, O2 N2 पानी भरा पड़ा है भाई, इसमें वाटर भरा है, H2O है। अब बात करते हैं, वो कहता है कि आप लो प्रेशर, क्या है, प्रेशर लो, ठीक, हाई हो, क्या है, ज्यादा हो टेम्परेचर। ऐसा क्यों? अगर मैं उल्टा कर दूं बच्चे, देखो ध्यान से देखो, मैं इसको P को हाई कर दिया और T को लो कर दिया, है? P को प्रेशर को हाई और टेम्परेचर को लो है, तो क्या होगा ना, गैस लिक्विड बन जाएगा। प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, तो गैस क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। गैस क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। तो गैस कन्वर्टेड टू लिक्विड। भाई गैस रहेगा तभी तो हेनरी लॉ रहेगा, है? जब गैस ही लिक्विड बन जाएगा तो हेनरी लॉ आएगा। किस बात की हेनरी लॉ खत्म हो गया? तो इसीलिए एक कंडीशन में हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है, दैट इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्लियर? अब सेकंड थिंग हम देखते हैं बच्चे, और देखो, गैस डू नॉट मेक एनी कंपाउंड विथ सॉल्वेंट। गैस क्या है ना, सॉल्वेंट के साथ कोई कंपाउंड ना बना दे। भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब ही खत्म है। अगर गैस और लिक्विड मिल करके नया चीज बना दिया, तीसरी चीज बन गया, तो वहां सॉल्युबिलिटी का कोई रोल नहीं है बच्चे। समझ पा रहे?
तो इसलिए ध्यान देना है कि जो हेनरी लॉ के बारे में आपने पढ़ा उसकी क्वेश्चन भी बड़ा तगड़ा है भाई, इसके क्वेश्चन बाह्य क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन भी कुछ आज करते हैं, समझ पाए। बिना क्वेश्चन का एप्लीकेशन समझ नहीं आता है। और भी इसके अंदर है कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ है, लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग क्वेश्चन तो एक तो आता ही आता है, आप दिमाग में बैठा दो, आज रेड पेन में अपनी कॉपी में लिख लो भाई हेनरी लॉ की एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएगा, हेनरी लॉ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लाइटली मत लेना। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए। तो इसलिए आपका प्रेम, आपका प्यार मेरे साथ होता है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू ऑल।